Hello everyone, this is Ankita Arora. Let us continue with the second part of Pamela. फर्स्ट पार्ट ऑफ द पामला में हम कहाँ पहुँच गए थे? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से अगर आपको क्या है दुख वगैरह है दैट यू आर एग्री बाय द ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आप हाई कोर्ट के पास जाते हो. हाई कोर्ट के पास जाने के लिए हाउ मेनी डेज यू आर हैविंग 60 डेज. एंड इफ़ देयर इज़ रीजनेबल कॉज यू आर गेटिंग लेट, तो और 60 डेज़ का आपको क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन मिल जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, व्हेन यू आर गोइंग टू द हाई कोर्ट इन केस ऑफ पामला, वेदर इट इज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दोनों ही चीज़ में हम हाई कोर्ट पे जा सकते हैं. व्हेन इट इज़ द क्वेश्चन रिगार्डिंग पामला से रिगार्डिंग है, दैट मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है, वेदर क्वेश्चन ऑफ लॉ हो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, इफ़ यू आर एग्री बाय द if you are agree by the order that has been given by the arbitral tribunal, हाई कोर्ट पे हम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए भी जा सकते हैं. दिस थिंग यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड. ठीक है, अब देखो हम लोग ने ऑलरेडी हाई कोर्ट तक का कर लिया. व्हाट इज स्पेशल कोर्ट? स्पेशल कोर्ट क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 43 है. सेक्शन 43 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिग्नेट करता है कोर्ट को एज अ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन को एज अ स्पेशल कोर्ट. कोर्ट ऑफ सेशन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कोर्ट ऑफ सेशन भी हैं जिन्हें स्पेशल कोर्ट की तरह क्या किया जा सकता है? डेजिग्नेट किया है. अब यहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन कोर्ट ऑफ सेशन को एज अ स्पेशल कोर्ट जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करता है, इट शुड बी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद ही होना चाहिए. दिस इज़ टू बी मार्क्ड आउट ओवर हेयर बिकॉज ये MCQ में आ सकता है. तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है. चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन को आप स्पेशल कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन कौन से ऐसे ऑफेंस हैं जो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल किए जा सकते हैं? व्हाट आर द ऑफेंसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट? तो स्पेशल कोर्ट में जो ऑफेंसेस ट्राई किए जा सकते हैं, सबसे पहले सेक्शन 4, जिन ऑफेंसेस पे सेक्शन 4 लगता है, सेक्शन 4 वही 3 to 7 years, 3 to 10 years, 3 to 7 years एंड 3 to 10 years वाला वही पनिशमेंट वाला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 4. फॉर ऑल द ऑफेंसेस दैट आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 4, वहाँ पे क्या होता है? फॉर ऑल द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 आप स्पेशल कोर्ट जा सकते हो. या फिर कोई और शेड्यूल्ड ऑफेंस, एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस, देखो पार्ट ए है, पार्ट आपका क्या है C है, देयर आर शेड्यूल्ड ऑफेंस. तो यहाँ पे अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस है, कोई और शेड्यूल्ड ऑफेंस, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन गो टू द स्पेशल कोर्ट. एंड दिस स्पेशल कोर्ट इज जुरिस्डिक्शन वाइज, दैट मीन्स आपके कंस्टिट्यूटेड फॉर द एरिया जो भी कंस्टिट्यूटेड इज स्पेशल कोर्ट, यू कैन गो देयर. That means offense punishable under section 4 as well as any scheduled offense trial हो सकता है कहाँ पे? स्पेशल कोर्ट, जो भी एरिया आपके लिए कंस्टिट्यूट किया हुआ है वो. देन यहाँ पे अगेन और क्या हो सकता है? स्पेशल कोर्ट मे अपॉन अ कंप्लेन बाय द अथॉरिटी अथोराइज्ड इन दिस बिहाफ. अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा? स्पेशल कोर्ट को कंप्लेन गई, स्पेशल कोर्ट को जैसे ही कंप्लेन जाती है तो वो कंप्लेन जाएगी तभी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेगा. सेक्शन 3 मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी ऑफेंसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के क्या है जो भी ऑफेंसेस है, उसका कॉग्निजेंस सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जाएगा व्हेन देयर इज़ अ कंप्लेन रिसीव बाय द स्पेशल कोर्ट. फिर इन्वेस्टिगेशन होगी. अगर इन्वेस्टिगेशन होके ये पता चलता है कि यस मनी लॉन्ड्रिंग है तो आगे कंटिन्यू किया जाएगा. इफ़ देयर इज़ नो मनी लॉन्ड्रिंग तो रिपोर्ट को वहीं क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे. सपोज करो ये जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, इन शेड्यूल्ड ऑफेंस का कॉग्निजेंस तो लिया, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने नहीं, किसी और कोर्ट ने क्या लिया है? जस्ट बिकॉज कंप्लेन आई थी तो कॉग्निजेंस लिया है किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस का. जो भी कॉग्निजेंस है वो अदर देन स्पेशल कोर्ट ने लिया है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि विच हैज़ टेकन कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट जिसने अगर उसे एप्लीकेशन मिली और कॉग्निजेंस लिया है तो उसे ये वाला जो ऑफेंसेस हैं इनका जो भी प्रोसीडिंग वो कर रहे हैं उसे किसे ट्रांसफ़र करना होगा? इट हैज़ टू ट्रांसफ़र टू दी स्पेशल कोर्ट.
जितना उन्होंने देखा ठीक है, लेकिन बाकी क्या करना होगा, उन्होंने क्या करना है, फिर इसे जैसे ही पता चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है या शेड्यूल्ड ऑफेंस इन्वॉल्व है, इसे स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है। देन शेड्यूल, ये जो हमारे स्पेशल कोर्ट है, जब शेड्यूल्ड ऑफेंस या फिर जो भी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है जब ये ट्राई कर रहा होगा, तब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग इज अगेन अ क्रिमिनल नेचर की चीज़, तो क्रिमिनल प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या होंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 44 एंड यू आर हैविंग अ क्वेश्चन ऑन सेक्शन नंबर 43 एंड 44। सेक्शन नंबर 43-44 बोलता है कि पामला के अंदर हाउ अ ट्रायल अंडर पामला इज कंडक्टेड इन स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में कैसे कोई भी ट्रायल होता है, तो उसके लिए सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करता है कोर्ट ऑफ सेशन को एज ए स्पेशल कोर्ट, फिर एप्लीकेशन जाती है स्पेशल कोर्ट को, तभी ट्रायल होता है किसी भी ऑफेंस का। ये डेजिग्नेशन जो भी होगा हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद होता है। फिर एप्लीकेशन आएगी या तो सेक्शन 4 वाले पनिशेबल ऑफेंस की होगी या फिर कोई भी शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है उनके लिए जब एप्लीकेशन जाती है, तो इससे क्या, इसका कॉग्निजेंस कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट की जगह किसी और कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है तो सेक्शन 44 बोलता है दिस शुड बी ट्रांसफर टू द स्पेशल कोर्ट। फिर इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर कंप्लाई होता है कि हाँ भैया यहाँ पे क्या है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस नहीं है, तो रिपोर्ट क्लोजर होगा, अदरवाइज कंटिन्यू होगा। यहाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एप्लीकेबल होगा मैम। अगर सिविल प्रोसीजर हो तो सिविल प्रोसीजर के लिए 1903 एक्ट होता है, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए 1973। अब इसके बाद बोलते हैं कोई भी ऑफेंस, सेक्शन 45 आता है और सेक्शन 45 बोलता है कोई भी ऑफेंस होगा जो कॉग्निजेबल होगा, कोई भी ऑफेंस अगर आप यहाँ पे कर रहे हो, इस एक्ट में कर रहे हो, अगर आप कोई भी ऑफेंस कहाँ कर रहे हो, पामला के एक्ट में कोई भी ऑफेंस करते हो, अगर उसकी वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ द ऑफेंस इज लेस देन 1 करोड़, इज द वैल्यू ऑफ द ऑफेंस इज लेस देन 1 करोड़, तो वो क्या है, बेलेबल हो जाएगा। यस, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। देखो जनरली तो कोई भी ऑफेंस अगर आप पामला में करोगे तो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। in general any offense of the Pamla is cognizable, it is what cognizable and non bailable। अब इसमें बेल के लिए क्या करना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले ऑब्जेक्शन लेगा, और ऑब्जेक्शन लेने के बाद अगर हमारा कोर्ट, स्पेशल कोर्ट क्या है, सेटिस्फाइड है कि यस द पर्सन इज नॉट गिल्टी or not likely to conduct any offense on bail, either not guilty, या तो वो guilty ही नहीं है, और not likely to conduct any offense while on bail, bail पे कोई offense वो करने भी नहीं वाला है, in that case फिर उसे क्या मिलेगी, bail मिलेगी। बट एक्सेप्शन टू दिस थिंग कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको ऑब्जेक्शन लेने देना होगा, एज फिर स्पेशल कोर्ट क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, फिर बेल देगा। तो एक्सेप्शन टू द थिंग दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आपको ऑब्जेक्शन देना है, तो नहीं देना है आपको ऑब्जेक्शन का अपॉर्चुनिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। केस नंबर 1, अगर ये जो है एक माइनर है, माइनर कब, अंडर द एज ऑफ 16, पामला में लिखा है अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स से छोटा है, तब नहीं देना है। सिक है, इन्फर्म है, वुमेन है, सिक है, इन्फर्म है, आपको ऑब्जेक्शन के लिए ऑब्जेक्शन की अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं है। या फिर जो ऑफेंस इन्वॉल्व है, दिस थिंग, इफ़ द ऑफेंस इन्वॉल्व इज लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम का ऑफेंस है, तो नो ऑब्जेक्शन नीड टू बी गिवन, अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जेक्शन नीड टू बी गिवन। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल कोर्ट अगर डायरेक्ट कर देगा तो स्पेशल कोर्ट के डायरेक्शन पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेल मिल सकती है। नाउ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, देयर आर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट, दैट इज योर बेल। तो बोलते हैं कि प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। प्रोविजन क्या है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा है जिसमें बताना होगा, हमें पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलना होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देनी है ऑब्जेक्शन की। फिर अगर वो ये अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करता है और स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाइड है कि पर्सन is not guilty or not likely to commit any offense, or not likely to commit
एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल, तब इसको क्या किया जाएगा, बेल दी जाएगी। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं देना है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं देना है, तो अगर अंडर द एज ऑफ 16 है, माइनर हो गया, सिक इन्फॉर्म हो गया, वुमेन हो गई, या फिर लेस देन 1 करोड़ का ऑफेंस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन दूसरा है कि सपोज करो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी 175 लाख की सेल कर दी। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी क्या किया, 175 लाख में सेल आउट कर दी। 100 लाख उन्होंने आरटीजीएस के थ्रू ले लिए और 75 लाख लिए कैश में। 100 लाख लिए उन्होंने आरटीजीएस के थ्रू और 75 लाख लिए उन्होंने कैश में। अब ये जो 75 लाख इन्होंने कैश में लिए, इन्होंने इस 75 लाख को अपनी वाइफ के अकाउंट में, ऑफशोर अकाउंट जो है वाइफ का, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब बताओ, लाइबिलिटी ऑफ स्पाउस बोला है, यहाँ स्पाउस की लाइबिलिटी बोला है कि स्पाउस की लाइबिलिटी क्या है, वेदर लाइबल टू बेल। अब पता तो चल गया कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है ये, तो वही क्या है ना, आप अपना पैसा चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पाउस की लाइबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो वाइफ एंड हस्बैंड दोनों ही क्या है, गिल्टी ऑफ द ऑफेंस हैं। ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ रहा है। क्यों एक्सेप्शन में आ रहा है? क्योंकि 100 लाख तो आपने आरटीजीएस से लिए, तो वो तो कोई गलत नहीं है। आपने सिर्फ 75 लाख को क्या किया है, इन कैश लिया है, और 75 लाख को लेके आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं ये जो 75 लाख है, जिसको आप 3 स्टेजेस होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। एक होता है प्लेसमेंट, फिर होता है लेयरिंग, फिर होता है इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब फाइनेंशियल सिस्टम में मनी को लेके आना। लेयरिंग मतलब इतने एन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करना कि ओरिजिन कहाँ से हुआ था इस मनी का वो पता ही ना चल पाए। और इंटीग्रेशन मतलब खुद क्रिमिनल इस मनी को री इंट्रोड्यूस करता है इकोनॉमिक सिस्टम में एज क्लीन मनी। ये 3 स्टेप होती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपने 75 लाख को क्या किया है, लेयरिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 75 लाख को चाहे प्लेसमेंट बोलो या फिर लेयरिंग बोलो, आप लेके आए हो। तो ये तो 1 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ से कम है, इसका मतलब क्या है, लेस देन 1 करोड़, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है। या पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। दिस हैज़ बिन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ रिलेटेड टू अपील्स एंड रिवीजन। यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि यहाँ पे अगर कुछ भी रिवीजन वगैरह होता है तो हाई कोर्ट है भैया, स्पेशल कोर्ट के ऊपर आप हाई कोर्ट के पास जाओगे। एंड हाई कोर्ट है, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है, जहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे लोकल लिमिट्स आपकी जुरिस्डिक्शन वाइज क्या कर सकते हैं, अपील्स एंड रिवीजन कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट अभी सेक्शन आता है, जस्ट 1 टाइम रीडिंग, इफ़ यू वांट एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्री कर लेना, कि फॉरेन कंट्री से भी इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है कि जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ये फॉरेनर से मंगवा सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, और वहाँ की गवर्नमेंट को कभी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो ऑफेंस यहाँ उनके लिए हुआ है, तो हम यहाँ से भी उनको क्या दे देंगे, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 लाइनर क्या आ सकता है, जो सेक्शन है वो ये है कि सपोज करो वेक्शियस सर्च है, मतलब बिल्कुल अपनी पोजीशन का यूटिलाइजेशन करके जानबूझ के अथॉरिटी ऑफिसर क्या है, किसी पर्सन को विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न रिकॉर्ड नहीं किया कि क्यों सर्च कर रहे हो उसके यहाँ, क्यों उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो, क्यों पर्सन को अरेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ वेक्सिशियस व्हाट सर्च। तो ऐसा कोई सर्च अगर आप कर रहे हो, ऐसा कोई क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो जिसमें कोई रीज़न नहीं लिखा है, कोई रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है ही नहीं, तो यहाँ पे अप टू 50,000 की क्या लगेगी आपको, अप टू 50,000 का फाइन और 2 ईयर्स का क्या लग जाएगा, इम्प्रिजनमेंट। तो मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट, 2 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट एंड 50,000 तक का फाइन एप्लीकेबल हो सकता है और है यहाँ।
वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क मी कि पेनल्टी याद मिक्स हो जाता है, तो उसको मिक्स नहीं करने के लिए कि एक चैप्टर में जितनी भी पेनल्टी दी होती है ना, वो आपको चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में स्टिकी नोट्स पे लिख लेना चाहिए, ताकि जब भी चैप्टर स्टार्ट करोगे उससे पहले आपको पता होगा कि कौन कौन सेक्शन में कौन सी पेनल्टी है। देन यू विल रियलाइज़ कि ज़्यादा नहीं, 2-3 तो पेनल्टी एक चैप्टर में होती है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही पेनल्टी लर्न कर लेना। फिर एक आपका मास्टर चार्ट बनना चाहिए पेनल्टी का, जब यहाँ याद कर लो कि ये हो गई मेरी पेनल्टीज़, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ज़्यादा पेनल्टीज़ नहीं, मुश्किल से 25 से 30 पेनल्टी आप इकट्ठी कर पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ बोलते हैं कोई भी कोर्ट हो अगर उसे क्या करना है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेना है, तो सबसे पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज़ में क्या करेगा, ये परमिशन या तो दे देगा या रिजेक्ट कर देगा कि इस वाली जो भी ऑफेंस है इसका कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना। तो कोई भी कोर्ट हो, कोई भी किट मतलब हमारा कौन हो गया, हमारा कोर्ट स्पेशल कोर्ट वगैरह हो गया, तो बोलते हैं कि कभी भी आपको क्या करना है, अगर सेक्शन 62 या 63(1) है, 62, 63(1) कौन सा है 62, यहाँ जो भी अपन ने करा ना वेक्सेशियस सर्च, तो अगर वेक्सेशियस सर्च हुआ है और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस लेना है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो। दूसरा, इफ़ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से हमने इन्फॉर्मेशन मांगी, नहीं दी, तो अगर कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आइदर नॉट गिविंग द इन्फॉर्मेशन और गिविंग अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, या फिर सामने वाला बुक्स प्रोड्यूस करने से मना कर रहा है, स्टेटमेंट पे साइन करने से मना कर रहा है, किसी क्वेश्चन का आंसर देने से भी मना कर रहा है। अब पर्सन क्या कर रहे हैं भाई, उनसे बातचीत करी, उनको बोला इन्फॉर्मेशन दे दो, नहीं देना, उनको बोला ये स्टेटमेंट है इसको साइन कर दो, नहीं करना, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, या तो आंसर दे ही नहीं रहे हैं या तो नेगेटिव आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 63 इम्पॉर्टेंट है लर्न करना, जहाँ पे बोलते हैं अगर पर्सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के लिए 2 साल की जेल होगी, टू द एक्सटेंड 2 years की जेल होगी, और फाइन कितना होगा 50,000। एक मिनट, क्या ये हमारा वेक्सेशियस सर्च से मैच कर रहा है? हाँ, दोनों में सेम ही है। टू द एक्सटेंड 2 years की आपकी क्या है, इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन हो सकता है 50,000 और बोथ। इसका मतलब रिफ्यूज़ अगर करेगा तब क्या होगा, सामने वाले ने रिफ्यूज़ ही कर दिया कि भाई मैं तो स्टेटमेंट साइन नहीं करने वाला, मैं तो इन्फॉर्मेशन देने नहीं वाला, या फिर जो भी समन के लिए उसको बुलाया है मैं तो समन में आने नहीं वाला, आ ही नहीं रहा है, तो कम से कम यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? नॉट लेस देन 500 रुपीज़, दैट में एक्सटेंड 10,000 फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। हर एक डिफ़ॉल्ट की 10,000 तक क्या जा सकती है, पेनल्टी जा सकती है। तो कितना, 500, ठीक है, 500 कितना, नॉट लेस देन 500, दैट में एक्सटेंड टू 10,000 फॉर ईच फेलियर। हर बार मांगा, नहीं नहीं नहीं, तो हर बार के लिए 500 एटलीस्ट, और 10,000 तक जा सकती है। अगर बंदा फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है और गलत दे रहा है, तब ज़्यादा बड़ी पेनल्टी है, 2,000 से 2 साल से 50,000 तक की फ़ाइन है। सेम वेक्सेशियस यहाँ पे क्या है, सर्च के लिए भी है, लेकिन अगर सामने वाला ना कर रहा है तो ना के लिए 500 से 10,000 तक, पर ना के लिए उसको क्या मिलेगी, पेनल्टी ये होने वाली है। तुमने तो पेनल्टी लगा दी, हम तो पेनल्टी देंगे ही नहीं, जाओ क्या करते हो कर दो। मतलब क्या हो गया, सामने वाला पर्सन अब आपको पेनल्टी आपने जो लगाई और वो पेनल्टी पे ही नहीं कर रहा है। सो अब रिकवरी ऑफ फाइन एंड पेनल्टी स्टार्ट होगा। इस पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर सामने वाला क्या नहीं करता, पेनल्टी टाइम पे नहीं कर रहा है, पेनल्टी नहीं दे रहा, फाइन लगाया फाइन नहीं दे रहा है, तो क्या प्रोसीजर्स है रिकवरी की। तो रिकवरी प्रोसीजर क्या है, अगर सामने वाले ने 6 month के अंदर पेनल्टी या फाइन पे नहीं किया है फ्रॉम द डे ऑफ इम्पोजिशन ऑफ फाइन एंड पेनल्टी, जिस दिन उसको फाइन एंड पेनल्टी लगाई थी, द डे फाइन एंड पेनल्टी वॉज इम्पोज, जिस दिन फाइन पेनल्टी इम्पोज की गई थी, 6 month हो गए नहीं दे रहा है, तो डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर, कोई भी डायरेक्टर कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर, जो भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा वो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे एज पर शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दिस शुड बी रिटर्न एज पर शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961।
क्योंकि यहाँ पे रिकवरी ऐसे स्टार्ट होगी जैसे ये इनकम टैक्स की रिकवरी चल रही हो। इनकम टैक्स में जब आप टैक्सेस पे नहीं करते थे तो वहाँ पे जैसे रिकवरी चलती थी ना, टैक्स रिकवरी ऑफिसर आपकी रिकवरी करता था, तो सारी पावर टैक्स रिकवरी ऑफिसर की, सारे राइट्स डायरेक्टर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास होंगे। तो इसलिए एज पर शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एज पर, बोलो मेरे साथ, एज पर शेड्यूल 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, वट एवर आर द राइट्स अवेलेबल टू टैक्स रिकवरी ऑफिसर, वो सारे के सारे राइट्स ऑफ रिकवरी किसके पास होंगे? डायरेक्टर या फिर ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट हैव बीन गिवन। So this was related to recovery of your fine or penalty. This was related to what? Recovery of your fine and penalty. फिर एक क्वेश्चन जिसका मैं ऑलरेडी वैसे तो पूछ चुकी हूँ, फिर भी एक सेक्शन और है, दैट इज रिलेटेड टू ऑफेंस बाय कंपनी। कंपनी ने कोई ऑफेंस किया है, देयर इज एन ऑफेंस दैट इज डन बाय द कंपनी, तो क्या होगा? देखो, अगर कंपनी ऑफेंस करती है तो जो भी डायरेक्टर होंगे कंपनी के, जो भी ऑफिसर होंगे, उन्हें भी क्या मिलेगा? डायरेक्टर, ऑफिसर, सेक्रेटरी, मैनेजर, वो भी मान लिए जाएंगे, डीम्ड टू बी द गिल्टी, उन्हें भी गिल्टी करार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये प्रूफ किया जाता है, डायरेक्टर ये प्रूफ करते हैं कि उन्होंने उनका नेग्लिजेंस नहीं था, ड्यू डिलिजेंस से काम किया है, और जो भी ऑफेंस हुआ है उनके नॉलेज में नहीं था, तब वो क्या होंगे? गिल्टी नहीं होंगे। इस चीज़ पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हुआ है। इस चीज़ पे भी क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन क्या करके रखा है? फ्रेम करके रखा है। एंड ये वाला 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी MTP मार्च 2019 में है। MTP मार्च 2019 में आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन, लाइबिलिटी ऑफ कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के डिफ़ॉल्ट क्या होगा और डायरेक्टर्स का क्या होगा। तो यही आएगा कि कंपनी अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करती है, ऑफेंस करती है, तो कंपनी तो लाइबल है, साथ में डायरेक्टर, ऑफिसर, सेक्रेटरी, मैनेजर, सब के सब लाइबल होंगे। लेकिन अगर ये प्रूफ होता है कि उनका ड्यू डिलिजेंस था, उनके नॉलेज में नहीं थी ये चीज़ें, तब जाके क्या होगा? दे वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। देन एक और हमारा जो सेक्शन है, दैट इज, सपोज करो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, ठीक है। प्रोसीडिंग्स के टाइम्स जो पर्सन है या तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पर्सन क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर डेथ हो जाती है पर्सन की, या आइदर द पर्सन डाइज, और या फिर क्या होता है? इंसॉल्वेंट होता है। भले ही भले ही अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ ऐसा हुआ हो, या फिर जब हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा था तब, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपका केस चल रहा था या फिर हाई कोर्ट के पास आपका केस चल रहा था, प्रोसीडिंग्स वर गोइंग ऑन, या फिर आप अपील प्रेफर करने वाले थे अपीलेट ट्रिब्यूनल को, या फिर आप अपील प्रेफर करने वाले थे किसको? हाई कोर्ट को। आप अपील प्रेफर करने वाले थे अपीलेट ट्रिब्यूनल को, या अपील प्रेफर करने वाले थे हाई कोर्ट को, और उससे पहले या तो इंसॉल्वेंट हो जाती है, या फिर हो जाती हो, या फिर आपकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में कहा गया है कि इवन अगर डेथ होती है या फिर आप इंसॉल्वेंट होते हो, डेथ होती है आपकी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाय या अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहेगी। या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा कंटिन्यूटी, या फिर उसके अगेंस्ट अगर चल रही हो कि आपके अगेंस्ट कोई केस था तो वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर इंसॉल्वेंट होते हो तो ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी, ऑफिशियल रिसीवर या फिर ऑफिशियल असाइनी बाय या अगेंस्ट, इन पे क्या रहेगा? कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स चलती रहेगी, भले ही प्रेफर करने वाले थे या फिर ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चल रही थी। करने वाले थे प्रेफर, या फिर क्या हो रहा था? ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स आपकी क्या चल रही थी। डन। फिर इसके बाद हमारे 2 सेक्शंस और हैं। अब कौन से मैम 2 सेक्शन है? रिपोर्टिंग एंटिटी को कहा जाता है कि कुछ क्या करना है, उन्हें मेंटेन करके रखने हैं रिकॉर्ड्स, उन्हें क्या करना है? कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। सेक्शन नंबर 12 डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट आर द रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी। तो डायरेक्ट नहीं बताना, पहले बताना है कि रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी हमने करा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी एंड डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन करने वाला पर्सन, वो है।
फिर उसमें बताना है कि सेक्शन नंबर 12 बोलता है कि इन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है अबाउट व्हाट, रिकॉर्ड्स अबाउट द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी, और ये कितने टाइम तक, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसके बाद इन्हें क्या रिपोर्ट करना, मेंटेन करना है, मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एविडेंसेस about the identity of the client, evidence about the identity of the client as well as account file as well as business correspondence। और ये कब तक रखना है, ये रखना है either जब business relationship जो है, after the business relationship comes to an end or account have been closed, after the business relationship comes to an end or account have been closed, whichever is later, उस डेट से 5 years तक आपको ये संभाल के रखना होगा। ठीक है। फिर एक और चीज़ है सेक्शन 11A। सेक्शन 11A किस चीज़ के बारे में बोलता है, सेक्शन 11A इज़ अबाउट वेरिफिकेशन। रिपोर्टिंग एंटिटी को अपने क्लाइंट्स का क्या करना होता है, वेरिफिकेशन करना होता है। रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना होता है, अपने क्लाइंट्स का वेरिफिकेशन करना होता है। तो अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी, अगर क्या है, रिपोर्टिंग एंटिटी हमारी कौन सी है, सबसे पहले ये बोलता है कि आपको आधार वेरिफिकेशन करना है। आपको क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आधार वेरिफिकेशन के केस में याद रखना एक चीज़ कि अगर ये जो आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं ये बैंकिंग कंपनी है, रिपोर्टिंग एंटिटी तो है पर बैंकिंग कंपनी है, सिर्फ इनको ही ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन अलाउड है, सिर्फ इनको ही ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन अलाउ है। और इसमें ये ना मन मार के ये याद रखना होगा आपको एक्ट 2016 का, दैट इज़ टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरी बेनिफिट एंड सर्विस। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं, किसकी टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं, फाइनेंशियल की। ये टारगेटेड डिलीवरी किसकी कर रहे हैं, फोब, किसकी, फोब, फ्री ऑन बोर्ड अपन कहते हैं ना, एफओबी, तो एफओबीज की ये क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल, ये टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं। टारगेटेड डिलीवरी फोब बेसिस पे करते हैं। अब याद करो, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ किसकी, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ, एफ से फाइनेंशियल, ठीक है, ओ से क्या है, अदर सब्सिडरी, बी से है बेनिफिट एंड सर्विसेज। तो टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल्स एंड अदर सब्सिडरी बेनिफिट्स और यहाँ पे सर्विस एक्ट 2016। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऑथेंटिकेशन अंदर आधार करना है बैंकिंग कंपनी को। बाकी और कोई ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेगा सेम आधार का, कोई और एंटिटी होगी तो वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ आधार करेगी थ्रू टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड थ्रू द टारगेटेड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडरी बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016। फिर या तो आप पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो जो पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग है, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन नोटिफाइड बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कि ये क्या है, वैलिड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे बोला अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सेटिस्फाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज़ से सेटिस्फाइड है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग थी, जो रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन बैंकिंग एंटिटी थी, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जैसे पर्सन डूइंग डेजिग्नेटेड बिजनेस एंड प्रोफेशन या इंटरमीडियरी हैं, उनको तो हमने ऑफलाइन वेरिफिकेशन बोला था। तो बोलते हैं अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है प्लस इन कंसल्टेशन विथ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, in consultation with unique identification authority, in consultation with the unique identification authority of India, इन्हें लगता है कि सारी प्राइवेसी सिक्योरिटी जो भी इन्हें स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए थे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के, इन रिपोर्टिंग एंटिटी ने भी अगर कंप्लाई किए तो ये भी क्या कर सकता है, ऑनलाइन आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 11A में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखना, एक तो छोटी सी बात ये बोली, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इन्हें ज़रूरी नहीं है कि आधार ऑथेंटिकेशन पे ही अटके रहना होगा, इन्हें दूसरे क्या है ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाने होंगे क्लाइंट्स को। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी वेरिफिकेशन ये कोर बायोमेट्रिक के बेसिस पे करते हैं, बायोमेट्रिक मतलब रेटिना हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, तो अगर आप आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के बेसिस पे कर रहे हो तो ना तो बायोमेट्रिक की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की जा सकती,
बायोमेट्रिक, कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी स्टोर्ड, वो स्टोर नहीं होगी, एज वेल एज आधार नंबर भी स्टोर नहीं होगा कभी भी। आधार नंबर भी क्या नहीं होगा, कतई नहीं, कभी भी क्या नहीं होगा, स्टोर नहीं हो सकता है। This thing should be kept in mind, very well kept in mind. So this was all about your Pamla. I hope बहुत अच्छे से Pamla along with each and every question that is in your MTP RTP past paper I have covered. तो it would have been helpful. ये सारे के सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसके कुछ PDF मैंने अपने चैनल स्टडी मेड ईजी पे डाले हैं, तो यू कैन रेफर ओवर देयर। ये पूरे क्वेश्चन क्रक्स वहाँ पे डले हैं। तो जस्ट प्रिपेयर वेल, दिस इज़ इन दिस वे वी कैन कंप्लीट पामला इन 1.5 आवर विथ क्वेश्चंस। और ये अप्रोच रहनी चाहिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर फॉर DT, वेदर फॉर IDT, वेदर फॉर लॉ। इसीलिए एडजस्टमेंट शीट का जो इम्पॉर्टेंस है बहुत बनता है, और ये मेरे क्लास के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आपको भी अब समझ में आ रहा होगा वाई एडजस्टमेंट शीट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। सो जस्ट प्रिपेयर वेल, एंड जितना भी हो सके अभी फोकस इस पे करो कि पढ़ना अच्छे से। रिज़ल्ट ओरिएंटेड जितना ज़्यादा जाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। हमें रिज़ल्ट नहीं, इम्प्रूवमेंट का सोचना है बस। इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। ये सोचो कि 5, 7, 9, 11 और उसके बाद 13, 15, 17, 19 अपना बेस्ट शॉट दे के आना है, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।